स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ह्यूमिडिटी का रेट ऑफ इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी है क्या? एयर का मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। यदि एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी एयर की बहुत ज़्यादा है। यदि एयर में मॉइस्चर कंटेंट और वाटर वेपर का कंटेंट बहुत कम है तो हम ये बोलेंगे कि एयर का ह्यूमिडिटी क्या बहुत कम है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मींस वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में, इसको जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं वो टर्म क्या होता है? ह्यूमिडिटी। When the amount of water vapors present in air is small, the air appears to be dry and we say that humidity is low. इसका मतलब क्या है कि जब एयर में वाटर वेपर बहुत कम प्रेजेंट हो तो एयर क्या है? ड्राई दिखता है और हम ये बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी एयर का बहुत कम है। On the other hand, when amount of water vapors in the air is large, the air appears to be damp and we say that the humidity is high. और जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो तो एयर डैम्प अपीयर होगा और हम बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या बहुत ज़्यादा है। अब हम समझेंगे कि ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या है रेट ऑफ इवेपोरेशन पर। तो देखिए आंसर, when the humidity of air is low then the rate of evaporation is high। तो इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमिडिटी लो होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इनवर्सली का मतलब क्या है? जब ये क्वांटिटी हाई होगा तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगा और ये क्वांटिटी लो होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं? यदि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। और या ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बहुत लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया ह्यूमिडिटी का। अब इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। जनरली क्या होता है कि क्लाउडी वेदर जब भी होता है तो वहाँ पर एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने का मतलब क्या है कि एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। तो हमने जनरली ऑब्जर्व भी किया हुआ बेटा, ये नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है कि क्लाउडी वेदर में यदि क्लॉथ्स को ड्राई होने के लिए डालते हैं तो क्लॉथ्स बहुत इजीली ड्राई नहीं होते हैं बिकॉज एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो क्लॉथ्स को ड्राई होने में टाइम लगेगा। ठीक, अब देखते हैं अगला, विंड स्पीड। The rate of evaporation of a liquid increases with increasing wind speed। इसका मतलब क्या है? यदि हम विंड स्पीड इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। यदि विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा और विंड स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। अब इसका एग्जाम्पल, तो क्या होता है जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो हम क्या करते हैं? हम फैन ओपन करके उसके नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? फैन चलाने से क्या होता है कि विंड स्पीड बढ़ जाता है, हमारे स्वेट का रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो स्वेट जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा बॉडी बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? ड्राई और कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल है कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो हम फैन इसलिए ओपन करते हैं कि फैन ओपन करने से क्या होगा? विंड स्पीड बढ़ जाएगा। विंड स्पीड बढ़ने से क्या होगा? रेट ऑफ तो ये सारे थे वो फैक्टर जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि जब भी कोई भी सब्सटेंस इवेपोरेट होता है तो उसके वजह से कूलिंग क्यों होती है। अब देखते हैं हम कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ठीक, तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का मतलब क्या है?
कि जहाँ पर भी कोई भी सब्सटेंस इवैपोरेट होगा तो उसकी वजह से कुछ कूलिंग सेंसेशन आएंगी या सराउंडिंग का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम कूलिंग कॉज्ड बाय इवैपोरेशन। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है, वो टॉपिक अभी मैं डिस्कस करना है। ठीक, तो इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं कि जब भी कोई भी सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है तो उसे चाहिए होता है लेटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा तो बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से वेपर चेंज हो रहा तो उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो उसको चाहिए होगा लेटेंट हीट। यदि सॉलिड से लिक्विड तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस या वेपर तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। We know that whenever a liquid evaporates, it must be supplied the latent heat of vaporization. तो जब भी कोई भी लिक्विड इवैपोरेट होगा तो इसको हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। इवैपोरेशन का मतलब क्या है कि सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करने का मतलब उसे हमें देना पड़ेगा। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे फिनोमेना क्या है कि जब भी कोई भी लिक्विड इवैपोरेट होगा तो उसे चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो लिक्विड कहाँ से लेगा, वो लिक्विड उस सब्सटेंस से लेगा या उस, यहाँ पर एनीथिंग का मतलब है, एनीथिंग का मतलब उस सब्सटेंस से है जिसको वो टच करने वाला, जिसको वो टच कर रहा है। ठीक, एक एग्जांपल है उससे भी और क्लियर हो जाएगा। अब जब जो भी सब्सटेंस उसको टच कर रहा उससे हीट ले लेगा तो वो जो एनीथिंग है उसकी हीट कम हो जाएगी। जब हीट कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू पुट, समझ लेते जरा क्या किया हुआ कि अपने हैंड के बैक पर हमने क्या किया, स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, लैबोरेटरी में लैंप को बंद करने के पर्पज से यूज करते हैं। तो स्प्रेड भी ले सकते हैं आप, पेट्रोल भी ले सकते हैं कि आप थोड़ा सा पेट्रोल हम क्या करें हैंड बैक हैंड पे यहाँ पर रब कर रहे हैं। ठीक, तो पेट्रोल का लिक्विड है, उस हैंड को थोड़ा सा वेव करें तो जैसे वेव करेंगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा। जब पेट्रोल एवापोरेट होगा तो इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल का फिजिकल स्टेट था लिक्विड, अब लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। और जब भी किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो उसे चाहिए होगा लेटेंट हीट। यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड से गया वेपर में तो चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पेट्रोल तभी वेपराइज होगा जब उसे प्रोवाइड करेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब पेट्रोल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किससे लेगा, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट से जिसको वो टच कर रहा है। तो पेट्रोल किसको टच कर रहा था, मेरे हैंड को टच कर रहा था, तो पेट्रोल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या स्पिरिट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लेगा, मेरे हैंड से लेगा। और जब मेरे हैंड से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा तो मेरे हैंड का हीट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जैसे मेरे हैंड का हीट कम हुआ तो हैंड में क्या आएगा, थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन आएगी। तो ध्यान रखना, एनीथिंग विच इट टचेस का मतलब है कि जब भी लिक्विड इवैपोरेट हो रहा तो जिस भी सब्सटेंस को टच कर रहा उसी से हीट लेगा तो उस सब्सटेंस का हीट कम हो जाएगा, जिससे वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कूल हो जाएगा। ठीक, बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल्ड। तो जो भी एनीथिंग है, एनीथिंग का मतलब जिसको भी टच कर रहा तो वो हीट लूज कर देगा और क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, इफ वी पुट ए लिटिल ऑफ स्पिरिट, ईथर भी ले सकते हैं हम, पेट्रोल भी ले सकते हैं, स्पिरिट भी ले सकते हैं, एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, उसको वेव करना थोड़ा सा जिससे विंड स्पीड बढ़ जाएगा। द स्पिरिट इवैपोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। तो स्पिरिट क्या होगा, बहुत तेजी से इवैपोरेट होगा और अपना हैंड क्या करेगा, कूल फील करेगा। ऐसा क्यों हो रहा देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द चेंज द स्टेट लिक्विड टू वेपर, that to change the state liquid to vapor, spirit requires latent heat of vaporization। तो जब भी spirit liquid से vapor convert होगा तो उससे होगा latent heat of vaporization। The spirit takes this heat of vaporization from our hand
ये हीट कहाँ से लेगा, हमारे हैंड से लेगा। इससे क्या होगा, द हैंड लॉसेस हीट एंड गेट्स कूल। तो एक पहला एग्जांपल था जहां पर कूलिंग किसकी वजह से हो रही है, इवापोरेशन की वजह से हो रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। ड्यूरिंग द हॉट समर डेज water is usually kept in an earthen pot. earthen pot means मटका, to keep it cool. तो होता क्या है कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं उस टाइम में हम वाटर को किस में रखते हैं, गांव में स्पेशली, अब तो फ्रिज हो गए, बट गांव में अभी भी क्या होता है कि वाटर को रखते हैं अर्थन पॉट में या फिर मटके में। क्यों, अर्थन पॉट से वाटर कैसे कूल होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, वो अभी हमें सीखना है। जरा इसको समझते हैं। तो होता क्या, अर्थन पॉट में बहुत टिनी टिनी होल्स होते हैं या बहुत टिनी टिनी पोर्स होते हैं। उन पोर से वाटर थोड़ा थोड़ा करके बहुत कंटिन्यूसली लगातार बाहर आता रहता है। तो जब वो वाटर तो उस पोर से बाहर आके उसके सरफेस पर आता है तो वो वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है। और जब भी वो वाटर इवोपरेट होगा तो उसे चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किससे लेगा, अर्थन पॉट से लेगा, और जो रिमेनिंग वाटर है अर्थन पॉट में उससे लेगा। तो जब अर्थन पॉट से हीट ले लेगा या रिमेनिंग वाटर से हीट ले लेगा तो अर्थन पॉट और रिमेनिंग वाटर का हीट कम हो जाएगा। जब वो हीट कम हो जाएगा तो जो वाटर बचा हुआ अर्थन पॉट में क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। देखते हैं। The earthen pot has a large number of extremely small pores in its walls. Some of the water continuously keeps seeping, means बाहर आ रहा through these pores to the outside of the pot. तो इन pores से लगातार वाटर क्या आएगा, बाहर आता रहेगा। This water evaporates continuously and takes the latent heat required for vaporization from the earthen pot and the remaining water. तो ये वाटर क्या होगा, लगातार evaporate होगा, और जब evaporate होगा तो इसे चाहिए होगा latent heat of vaporization। तो किससे लेगा, earthen pot से, और जो remaining water है। In this way the remaining water loses heat and get cooled. तो इस तरीके से क्या होगा, जो रिमेनिंग वाटर है वो लगातार हीट लॉस करता रहेगा और कूल हो जाएगा। ठीक, अब उसका एक और एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को पहले डिस्कस करते हैं। जनरली नॉर्मली समर के डेज में क्या होता है, गांव में या विलेजेस में लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकल करने से क्या मतलब है, वाटर को छिड़कते हैं अपने घरों के सामने या घरों की छतों पर। ऐसा क्यों करते हैं, तो जब वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पर जाएगा या फिर रूट की सरफेस पर जाएगा। उसके बाद वो वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। जब वो वाटर इवापोरेट होगा तो उसे चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किससे लेगा, या तो अर्थ के सरफेस से लेगा या फिर जो सराउंडिंग में एयर है उससे लेगा। तो जब एयर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा या अर्थ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया में हीट कम हो जाएगी। At many places, especially in villages, people often sprinkle water on the ground in front of their homes during the hot summer evenings. This water evaporates by taking the large heat of vaporization from the ground and surrounding air. तो जो वाटर है evaporate होगा कैसे, हीट कहाँ से लेगा, ग्राउंड से और सराउंडिंग एयर से। By losing heat, the place become cool and comfortable. तो ये वो एग्जाम्पल थे जहाँ पर evaporation की वजह से कूलिंग होती है। इसके अलावा भी जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है, हमारे बॉडी में स्वेट क्यों आता है। स्वेट इसलिए आता है जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। कैसे, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाएगा। या फिर सपोज करो हमने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज कर ली या बहुत ज़्यादा गेम्स खेल के आगे हमने बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्वेटिंग होती है। अब
स्वेटिंग से कैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है बॉडी का तो स्वेट आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो स्वेट क्या होता है, इवापोरेट होता है। तो जब स्वेट इवापोरेट होगा तो उसे क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो स्वेट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा हमारी बॉडी से, जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें कूलिंग सेंसेशन आएगी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आता है कि हॉट और ड्राई डेज में डेजर्ट कूलर बहुत ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन देते हैं। ऐसा क्यों? जब हॉट और ड्राई डेज होंगे तो जो कूलर के अंदर में पानी डाला हुआ है उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा उससे कि जो वाटर है उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन आएगी। एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जब कप और सॉसर मीन्स प्लेट टाइप एक पॉट है कि प्लेट सपोज कर लो, कप से हम चाय पिए या प्लेट से चाय पिए तो प्लेट से चाय पीना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कप। ऐसा क्यों? क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम है, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो प्लेट में क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगा। तो जब ज़्यादा हीट चाहिए होगा तो जो चाय बचा हुआ है प्लेट में या कप में, उससे वो हीट लेके जाएगा। जब वो हीट लेके जाएगा तो जो टी है या चाय है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे हम बहुत ईजिली टी को पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है कि हमें समर में कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ऐसा तो ऐसा इसलिए बिकॉज कॉटन क्या है, बहुत ईजिली स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे स्वेट बहुत ईजिली वेपराइज हो जाता है। यदि हम कुछ और क्लॉथ्स पहनेंगे तो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे वो एवापोरेट नहीं होगा, और जब एवापोरेट नहीं होगा तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिलेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। ठीक, तो ये चैप्टर एक बार खत्म होता है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर।